नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम कृषि जगत से जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी विशेषज्ञों से बातचीत कर आप सबसे साझा करते हैं। इसी कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है अदरक व लहसुन के प्रमुख रोग एवं रोकथाम। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीनू गुप्ता जी, जो कि UHF नौणी सोलन में वेजिटेबल साइंस के सह प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो हम आपसे अदरक और लहसुन की हिमाचल में स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे कि यहाँ पे इसकी स्थिति कैसी है और ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ पे इसकी खेती सबसे अधिक की जाती है। अगर हम अदरक और लहसुन की फसलों के बारे में हिमाचल के परिवेक्ष्य में बात करें तो अदरक और लहसुन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं किसानों की आर्थिकी में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो इसकी खेती लगभग हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में की जाती है, परंतु मुख्यतः जैसे कि सिरमौर, शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी, लगभग सभी जिलों में इनकी खेती की जाती है। लेकिन सिरमौर जिला इस अदरक और लहसुन की खेती के परिप्रेक्ष्य में सबसे अग्रणी है। और अगर हम अदरक की बात करें तो लगभग 1500 हेक्टेयर एरिया जो है अदरक की खेती के अंतर्गत सिरमौर में है, और लहसुन की खेती लगभग 3734 हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। जी, तो जैसे तो भारत में इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ उपलब्ध है, लेकिन अगर विशेष रूप से हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अदरक और लहसुन की कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित उन्नत किस्में हैं जो कि किसानों के लिए हम विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित की गई हैं, तो अदरक में हमारी 2 किस्में हैं, एक हिमगिरी और एक सोलन गिरी गंगा। यदि हम हिमगिरी की बात करें तो ये अधिक पैदावार देने वाली और इसमें गट्ठी सड़न का प्रकोप भी कम आता है, और ये क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 जो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जलवायु क्षेत्र हैं उनमें खेती के लिए अनुमोदित की गई है। और यदि हम लहसुन की किस्मों की बात करें तो उसमें जो विश्वविद्यालय ने अनुमोदित की हैं वो 4 किस्में हैं, जिसमें लार्ज सेगमेंटेड, सोलन सिलेक्शन, सिलेक्शन 1 और GCH 1 किस्म है ये। और इन किस्मों की जो खासियत है वो ये कि जो लार्ज सेगमेंटेड है वो बड़ी बड़ी फांकों वाली किस्म है, और जो सिलेक्शन 1 है उसकी जो फांकें हैं वो मध्यम आकार की हैं। जो सोलन सिलेक्शन है उसकी फांकें छोटी हैं, जबकि जो GCH 1 किस्म है लहसुन की, उसकी फांकें जो बहुत अधिक खुशबू देने वाली है, मतलब बहुत अधिक सुगंधित प्रकार की ये किस्म है, और पैदावार भी इसकी बहुत अधिक है। जी, तो मैम, जैसे कि हमारा आज का विषय है अदरक और लहसुन की रोग और उसकी रोकथाम, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रमुख रोग है जो कि अदरक में लगते हैं। यदि हम अदरक के रोगों की बात करें तो हम आमतौर से बोलते हैं गट्ठी सड़न, जिसमें कि किसान जब भी मतलब अदरक की गट्ठी सड़ती है तो गट्ठी सड़न का रोग नाम दिया जाता है। लेकिन ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसमें जो भी उसका रोग कारक है उसमें जिसमें कि 2 तरह के फफूंद हैं, एक जीवाणु है, तो उसके नाम के आधार पे हम इसको आगे इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि एक नरम विगलन या सॉफ्ट रॉट जो कि एक फफूंद द्वारा होता है, फिर एक है आपका पीत रोग या येलोज जो भी एक अन्य फफूंद द्वारा होता है, और मलानी रोग यानी कि बैक्टीरियल विल्ट जो कि एक जीवाणु द्वारा होता है। तो जबकि जब ये कोई भी जो इनमें से रोग कारक गट्ठी को सड़ाता है तो हम उसको गट्ठी सड़न का नाम दे देते हैं। जी, तो जैसे आपने गट्ठी सड़न रोग के बारे में बोला, तो इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और ऐसा कौन से वातावरण है जिसमें ये रोग लगने की सबसे अधिक संभावना रहती है? तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, गट्ठी सड़न मतलब 3 रोग कारक होंगे, जिसमें से 2 फफूंद है और एक आपका बैक्टीरिया या जीवाणु है। तो यदि हम जैसे सॉफ्ट रॉट या जो आपका
सॉफ्ट, जिसमें गट्ठी नरम हो जाती है, जी। जिसको नरम विगलन हम हिंदी में बोलते हैं। तो नरम विगलन में क्या होता है कि एक पीथियम नाम की फफूंद है जिसके संक्रमण से ये रोग आता है। तो इसमें जितने भी नरम भाग हैं गट्ठी के, चाहे वो तना है या जो गट्ठी है अंकुरण से पहले या अंकुरण के बाद, और जो तना पहले निकलता है, और अंत में वो जो गट्ठी है वो पूरी की पूरी नरम होके सड़ जाती है। और यदि हम हल्का सा उसको झटका दें तो जो तना है वो आसानी से निकल आता है। और यदि हम पीत रोग की बात करें तो पीत रोग में पौधा सूख जाता है, यानी कि उसके पहले नीचे से पत्ते पीले होते हैं, फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और जो गट्ठी है वो सूख जाती है। और इसके लक्षण खेत में पैचेस के रूप में दिखाई देते हैं। इसमें यदि आप पौधे को या तने को खींचने की कोशिश करें तो वो आसानी से निकल नहीं पाता। तीसरा है आपका मलानी विगलन, या जिसको हम बैक्टीरियल विल्ट बोलते हैं। तो बैक्टीरियल विल्ट में भी आसानी से तना जो है निकल जाता है, लेकिन इसके अन्य लक्षण है कि जो तने की जो उसका तना है उसके ऊपर कांसे रंग की धारियां जो तने के निचले भाग पर दिखाई देती हैं, जो बाद में पूरा का पूरा गट्ठी को सड़ा देता है। इसके जो लक्षण है या इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, उसके लिए यदि हम सड़े हुए गट्ठी को साफ कांच के गिलास में साफ पानी में डालें तो थोड़ी देर में वो दूधिया हो जाता है। तो इससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये कौन से रोग कारक द्वारा ये गट्ठी सड़न हुआ है। जी। तो अगर हम इसके बचाव की बात करें तो इसके बचाव के लिए किसान क्या क्या कर सकते हैं? गट्ठी सड़न के रोग के बचाव के लिए अदरक में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपका बीज है वो ऐसी जगह से लें, या जो आप बीज लगाएं वो स्वस्थ हो और रोग मुक्त हो। सबसे ज़रूरी यही है, क्योंकि बीमारी आने की दो ही कारण होते हैं, या तो आपका जो गट्ठी है वो स्वस्थ नहीं है, और दूसरा आपकी मिट्टी से बीमारी आती है। तो ये मैंने बताया कि बीज से बीमारी को, मतलब बीज द्वारा पैदा करने से रोकने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम बीज लगा रहे हैं वो स्वस्थ हो और रोग मुक्त हो। फिर दूसरा है कि बीमारी मिट्टी द्वारा आ सकती है, तो उसके लिए हम पानी आपका जो खड़ा नहीं होना चाहिए खेत में, क्योंकि जल की उचित निकासी आपने करनी है कि थोड़ा ढलान रहे और प्रॉपर बेड बने हों, तो उसमें पानी खड़ा नहीं होगा तो आपकी मिट्टी में बीमारी आने की संभावना कम हो जाएगी। और तीसरा है कि फसल चक्र अपनाएं। जब आप बार बार एक ही फसल लगाते रहेंगे तो उसमें बीमारी खेत में आती रहेगी और उसके बीजाणु मिट्टी में कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो वो आवश्यक है कि यदि आप एक खेत में अदरक लगा रहे हैं इस साल, तो अगले साल आप कोई धान या कोई दूसरी फसल लगाएं जिसमें ये बीमारी ना लग सके, क्योंकि हर फसल की अलग बीमारी होती है। तो जो एक जैसी फसलें हैं जिनमें एक जैसे रोग लगते हैं उनको आप एक साथ ना लगाएं। इसके अलावा कुछ जैविक संशोधन भी जो हम मिट्टी में डाल सकते हैं, जैसे कि नीम केक है जो 2 टन प्रति हेक्टेयर की मात्रा से यदि हम मिट्टी में मिला देते हैं तो उससे आपके रोग रोधक क्षमता भी पौधे ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, क्योंकि उनको भरपूर मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो भी मिल जाते हैं, प्लस उनकी रोग रोधी क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त आप कुछ जो हमारे मित्र फफूंद है या मित्र जीवाणु हैं उनका भी प्रयोग हम मिट्टी में डाल के कर सकते हैं, जैसे कि आपके ट्राइकोडर्मा की कई स्पीसीज हैं जो हमारे विश्वविद्यालय से भी किसान भाई ले सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में उसकी फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, तो वो मिला के मिट्टी में आप डालते हैं तो उससे भी आपकी बीमारी काफ़ी हद तक रुक जाती हैं। जी। तो जैसे आपने अच्छे बीज की बात की, तो जो किसान है वो स्वस्थ बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जब जो किसान हैं जहाँ जैसे कुछ एरियाज़ हैं जो डेजिग्नेटेड हैं कि यहाँ पे रोग नहीं आता या कम आता है, तो हमेशा आप एक्सपर्ट के थ्रू ही, जैसे कृषि विभाग के थ्रू या यूनिवर्सिटी के थ्रू ही बीज लें, या जो नर्सरी जहाँ से आप सीड लेना चाह रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि उनके पास स्वस्थ बीज है। और जब आप लें तब भी अच्छी तरह से जांच लें, क्योंकि बाहर भी उसमें कई बार फफूंद होती है। तो यदि आप स्वस्थ बीज नहीं लगाएंगे तो आपकी फसल भी स्वस्थ नहीं रहेगी और आगे आपको हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। तो अदरक में जो फाइलोस्टिक्टा धब्बा रोग है वो क्या है और इससे कैसे रोका जा सकता है?
देखिए फाइलोस्टिक्टा पत्ता धब्बा रोग है, ये भी एक प्रकार की फफूंद द्वारा ही होता है, जो फाइलोस्टिक्टा इसका नाम है जी। तो इस फफूंद के जब संक्रमण होता है पत्तों के ऊपर, तो पत्तों पे छोटे छोटे सफ़ेद रंग के धब्बे जो हैं शुरू में बन जाते हैं। फिर वो धब्बे धीरे धीरे बढ़ते हैं, जो बेलनाकार या अंडाकार हो जाते हैं, जो मध्य से सफ़ेद होते हैं लेकिन किनारे पे ये पीले रंग के होते हैं और बिल्कुल भूरे रंग के होते हैं। और जो इनका पीला भाग बिल्कुल किनारे पे, क्योंकि वो फंगस जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, तो उसकी वजह से बिल्कुल बाहर पीले रंग का आपको भाग दिखाई देता है। तो ये धीरे धीरे ये धब्बे आपस में मिलके पूरे पत्ते को ढक देते हैं और पत्ता पूरी तरह से झुलस जाता है। और जब आपका पत्ता मर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो पौधा स्वस्थ नहीं होगा, तो आपकी गठियाँ वो भी छोटे आकार की बनेंगी। जी, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? इस बीमारी का प्रकोप जो है धूप में, जहाँ आपका खेत में जहाँ धूप ज़्यादा आती है वहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो यदि हम थोड़ी छाया कर दें, मतलब धूप से बहुत ज़्यादा बचाएं अपनी फसल को, तो वहाँ पे ये रोग कम आएगा। इसके अतिरिक्त आप हेक्साकोनाजोल एक फफूंदनाशक है जो कि आधा ml प्रति लीटर पानी की मात्रा से यदि आप उसका छिड़काव करते हैं वर्षा ऋतु के आरंभ से, जैसे जून जुलाई में बारिशें शुरू होंगी तब आप इस दवा का छिड़काव करें और 15 दिन के अंतराल पे फिर से अब ये रिपीट करें, तो उससे आप इस बीमारी को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जी, तो भंडारण के दौरान भी काफ़ी हद तक सड़न का प्रमुख रोग देखने को मिलता है, तो इसके मुख्य कारण क्या है? भंडारण में जब, क्योंकि भंडारण बीज को बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक है अदरक में, क्योंकि और साल भर भी हमें प्रयोग करना है, तो उस हिसाब से अगले साल के बीज भी हमें रखना है, तो भंडारण अदरक की फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भंडारण में जब हम बीज को रखते हैं तो कई तरह से लोग भंडारण करते हैं अदरक के बीज का, तो कुछ खातियों में रखते हैं, कुछ घड़ों में, कुछ ट्रंक में, या कुछ अपनी जो लोकल विधियों से भी बीज का भंडारण करते हैं। तो जब हम भंडारण करते हैं तो आमतौर पे ये होना चाहिए कि 65% नमी से ज़्यादा यदि उसमें नमी रहेगी तो आपके सड़न होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और सड़न का कारण वही है, या तो फफूंद होंगे या जीवाणु, कुछ जो बैक्टीरिया जो इसको इन्फेक्टेड बीज को कर देते हैं स्टोरेज में, और उस वजह से सड़न रोग भंडारण में होता है। जी, तो अगर हम बीज उपचार की बात करें तो उसकी क्या क्या विधियां हैं? बीज अदरक में बीज उपचार की बहुत ही सरल विधि है। इसके लिए ये कि आप एक 200 लीटर का बड़ा ड्रम ले लें जिसमें 100 लीटर पानी आप डालें, ताकि आपको अदरक को डुबोने से जो पानी ऊपर आएगा तो उसमें उसके लिए जगह बच जाए। तो पहले आपने 100 लीटर पानी में से 10 लीटर एक अलग बाल्टी में निकालना है। उसमें आपने मैंकोजेब एक दवा है जो कि 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा से आपने उसमें 10 लीटर पानी में पहले उसको घोल लेना है और अच्छे से उसको चला के मिक्स कर लें। उसमें जब उसका घोल बन जाएगा 10 लीटर तो आप उसको 90 लीटर पानी में डालें, ताकि आपका पूरा 100 लीटर का घोल तैयार हो जाए 200 लीटर के ड्रम में। फिर आप उसमें लगभग 80 किलो के करीब आप अदरक को उसमें डुबो के रखें 1 घंटे के लिए। तो ये उपचार की विधि दवा में 1 घंटे के लिए की जाती है। तो 1 घंटे बाद आप उस अदरक के बीज को उस ड्रम से बाहर निकाल लें। फिर उसमें आप जो आपका बचा हुआ अदरक है वो फिर डालें और इस तरह से आप बारी बारी से 1-1 घंटे को डुबो के उसी घोल में लगभग सारे अदरक के बीज को आप संशोधित या उपचारित कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये आवश्यक है कि जब आप उपचार कर लें तो उसके बाद उसको अच्छी तरह से छाया में सुखाएं, और सुखाने के लिए आप धूप में ना डालें लेकिन छाया में सुखाएं और पंखे का प्रयोग भी कर सकते हैं। और ये जो आपका बीज है वो बहुत अधिक उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए, तभी आप उसको भंडारण में रख सकते हैं। जी, तो इस जो आपने दवाई बताई उस दवाई का इस्तेमाल कैसे कुछ समय पर करना चाहिए या फिर सिर्फ एक ही बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ये जो मैंने भंडारण में दवाई का प्रयोग किया बताया आपको, ये आपने जब भंडारण करना है उस टाइम भी कर सकते हैं। और आप भंडारण में जैसे मान लो कि कितने लंबे समय तक, आमतौर पे 3 महीने के लिए हम
हम भंडारण करते हैं, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी और फिर मार्च या अप्रैल में हम उनको 3 से 4 महीने के लिए बीज को भंडारण में रखा जाता है। तो यदि आपका समय ज़्यादा है, कुछ क्षेत्रों में कम समय के लिए रखते हैं, तो यदि आपका 3 से 4 महीने का समय है तो पहले आप भंडारण करने से पहले भी उपचार करें, फिर एक बार उसको बीच में भी बीज को निकाल के देख लें, जो आपका फिर भी कुछ सड़ गया है उसको निकाल के अलग कर दें और पूरे जो बीज है उसको अच्छे से छांट लें। जो आपका स्वस्थ बीज है उसको पुनः उपचार करके दोबारा से भंडारण में आप रख सकते हैं। और ये जो उपचार की विधि है ये आप खेत में जब आप बीज लगा रहे हैं उस टाइम भी आप एक बार उपचार देंगे तो आपकी फसल ज़्यादा स्वस्थ और समृद्ध अच्छी होगी। जी बिल्कुल। तो जैसे अभी हमने अदरक के रोग और उसकी रोकथाम की बात की, तो अब हम आपसे लहसुन में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में जानना चाहेंगे। यदि हम लहसुन के रोगों की बात करें तो लहसुन में कुछ रोग ऐसे हैं जो पत्तों के ऊपर आते हैं, मतलब जो भूमि से ऊपर वाले पौधे के भाग हैं उनमें कुछ रोग आते हैं, और कुछ रोग जो है ज़मीन के नीचे वाले भाग हैं, यानी कि जो कंद है लहसुन का उसमें कुछ रोग लगते हैं। तो जो पत्तों में ऊपर रोग लगते हैं लहसुन में, उसमें पर्पल ब्लॉच, स्टेम फाइलम ब्लाइट, रस्ट और डाउनी मिल्ड्यू, ये 4 रोग ज़्यादा प्रमुख हैं, जिनमें अगर हम पर्पल ब्लॉच और स्टेम फाइलम ब्लाइट की बात करें तो जो ये दोनों रोग हैं ये तब आते हैं जब आपकी फसल पकने के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि जैसे आपने सितंबर अक्टूबर में फसल लगाई है तो फरवरी में के अंत तक जबकि फसल पकनी शुरू हो जाती है या उसमें किसी और रोग का संक्रमण हो जाता है, उसके बाद ये रोग दोनों ज़्यादा आते हैं। इन दोनों ही रोग में जैसे एक है पर्पल ब्लॉच, तो इसमें जो बैंगनी रंग की धारियां वो पत्तों के ऊपर दिखाई देती हैं। शुरू में छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, बाद में वो पूरे पत्ते के ऊपर फैल जाते हैं और उनका रंग आमतौर पे बैंगनी होता है। फिर जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है तो उसमें बैंगनी से वो काले रंग के हो जाते हैं, और इसके लक्षण आपको पत्तों पे और सीड स्टॉक जो बीज का डंडा है उसके ऊपर भी ये लक्षण आप देख सकते हैं। और दूसरा रोग है स्टेम फाइलम, वो भी काफ़ी हद तक इसी से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें जो आपकी धारियां हैं वो पीले से भूरे रंग की, गहरे भूरे रंग की होती हैं। ये दोनों में अंतर है, और दोनों ही रोग ज़्यादातर तब आते हैं जब फसल कमज़ोर है या वो पकने के लिए तैयार है। जी, तो इन रोगों से बचने के लिए किसान क्या उपाय कर सकते हैं? इन दोनों रोगों में प्रथम तो यही है कि हवा का प्रवाह फसल में ज़्यादा अच्छे से हो, तो जो आपके बीमार पत्ते हैं उनको आप निकाल दें, या बहुत ज़्यादा फैलाव फसल में ना हो। जो जब आप लगाएं तो आप उचित दूरी का प्रयोग करें, और जो सिंचाई करनी है वो आप शाम के टाइम करें, क्योंकि यदि आप शाम के वक्त फसल में सिंचाई करेंगे तो वो तापमान इतना नहीं रहता, तो उससे जो आपकी नमी कम रहेगी पूरे खेत में, और इन रोगों का संक्रमण कम होने की संभावना रहती है। और ये आवश्यक है कि जो आपके पिछले साल की फसल के अवशेष हैं उनको आप इकट्ठा करके नष्ट करें। नष्ट करने में ये आवश्यक है कि आप खेत के किनारे ना रखें। आमतौर से किसान भाई मैंने देखा है कि वो जो आपके अवशेष हैं उनको वहीं खेत में छोड़ देते हैं। तो नष्ट करने का मतलब या तो आप उसको जला दें या किसी गड्ढे में दबाएं, क्योंकि वो अगले साल या आपकी फसल में वही जो अवशेष हैं वो इनके जो रोगाणु हैं उनके बीज अपने साथ रखते हैं। तो जब दोबारा फसल आप लगाएंगे तो वहीं से वो बीज के जो रोगाणु हैं वो आपकी फसल को संक्रमित कर सकते हैं। जी, तो लहसुन में सफ़ेद सड़न रोग क्या है और इससे बचने के लिए जो किसान है वो किस तरह के कदम उठा सकते हैं? जो हमने जो सिरमौर जिला की जैसे मैंने बात की कि अग्रणी है लहसुन की खेती में, तो हम वहाँ कई बार जाते रहते हैं दौरे पे। तो मैंने ये पाया कि जो ये आपका सफ़ेद गलन है या सफ़ेद कंद रोग है ये, और दूसरा आपका बेसल रॉट या जो फिजेरियम से जो कंद गलन रोग है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा आजकल किसान भाइयों को परेशान कर रहे हैं। वो तो उसका मुख्य कारण एक तो ये है कि किसान बार बार एक ही फसल कई वर्षों से एक ही खेत में लगा रहे हैं। तो ये जो मिट्टी जनित ये दोनों ही क्योंकि कंद को प्रभावित करते हैं, तो इनके जो बीजाणु हैं वो मिट्टी में बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं। जो आपका सफ़ेद गलन है इसके बीजाणु तो कम से कम 20 वर्षों तक भी मिट्टी में जीवित रह सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यदि हम बार बार वही फसल लगाते रहेंगे उसी खेत में, तो आपके बीमारी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
और इनके दोनों के लक्षण एक जैसे हैं कि ऊपर से पत्ते पीले पड़ेंगे नीचे वाले, क्योंकि जो आपकी गट्ठी है वो सड़ गई, तो नीचे से खाना, पानी और जो पोषक तत्व हैं वो कंद और जो जड़ें हैं वो खींच के पौधे के ऊपर वाले भाग में नहीं पहुंचा पाएंगी, और जो ऊपर जो वो खाना बन रहा है पत्ते में वो नीचे कंद तक नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि नीचे के पत्ते पीले पड़ेंगे, फिर वो धीरे धीरे ऊपर तक पूरे पत्ते पीले पड़ जाते हैं। और खेत में यदि आप देखें तो आपको पैचेस के रूप में दिखाई देंगे, क्योंकि ये सॉइल बॉर्न या मिट्टी जनित रोग हैं। तो खेत में एक भाग में ज़्यादा होगा संक्रमण, तो वहाँ पूरे पौधे जो है पीले पड़ जाते हैं। जी, तो ऐसा क्या है, कहा जा सकता है कि ये एक पौधे से दूसरे पौधे में भी फैली जी है? तो जैसे हम सिंचाई करते हैं खेत में, तो इनके बीजाणु सिंचाई के पानी से या फिर जो आप इरिगेशन करते हैं या पानी बारिश का पानी है, वो जब एक खेत के कोने से दूसरे कोने, एक भाग से दूसरे भाग में जाता है तो अपने साथ कई तरह के बीजाणु भी ले जाता है। तो मैं ये बहुत स्ट्रेस देके कहना चाहूँगी किसान भाइयों को कि जब भी वो लहसुन की फसल लगाएं तो बेड बनाकर लगाएं। हमने जैसा जब हम गए क्षेत्रों में यहाँ पे सिरमौर में, तो वो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, यानी कि पूरे खेत में एक साथ लगाते हैं, तो कोई पौधे से पौधे की दूरी या बेड बनाने की प्रथा नहीं देखी गई। तो वो बहुत आवश्यक है कि यदि आप ऐसे बेड बना के उनको लगाएंगे, फसल को लगाएंगे, तो यदि एक क्षेत्र में आपका संक्रमण आ भी गया है तो आप वहाँ चैनल जो आपके पानी का जाने का तरीका है उसको थोड़ा गहरा कर दें, तो दूसरी तरफ को पानी आपका नहीं जाएगा। तो उस तरह से जो बीमारी के बीजाणु हैं वो भी एक भाग से दूसरे भाग में नहीं जाएंगे, तो आपका जो बाद में नियंत्रण करने का तरीका है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जी, तो अगर हम बात करें जैसे पौधे के पत्तों में लगने वाले और कंद में लगने वाले, इनके अलावा और कौन कौन से रोग हैं? यदि हम लहसुन की बात करें तो लहसुन में विषाणु रोग भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अब किसान भाई हमारे पास जो सैंपल लेके आते हैं हम उनमें देख रहे हैं, तो विषाणु रोगों की संख्या भी दिन प्रतिदिन लहसुन में बढ़ती जा रही है। तो उसमें जो प्रमुख लक्षण है वो है कि हरी पीली धारियां बन जाती हैं, या जो पत्ते हैं वो संक्रमित होके इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर उन जो पौधा है वो बौना रह जाता है, यानी छोटे आकार का रह जाता है। तो ये मुख्य लक्षण इसमें रहते हैं, और इनके लक्षण जो पुराने पत्ते हैं उन पे ज़्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं, जबकि जो नए पत्तों पे इनके लक्षण कम दिखाई देते हैं। जी, तो लहसुन में विषाणु रोग क्या है? विषाणु होते हैं, जैसे अभी वायरस हम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और अभी कोविड-19 भी एक उसका एग्जाम्पल है। तो विषाणु रोग जब एक बार आ जाता है पौधों में तो उसको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पूरा प्रदेश, पूरा देश कोविड से लड़ने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। तो उसी प्रकार जब पौधों में विषाणु रोग आ जाते हैं तो हमें काफ़ी मुश्किल रहता है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि ये रोग पौधों में कहाँ से पैदा हो रहा है, तो यानी कि संवहन क्या है, एक पौधे से दूसरे पौधे में कैसे फैल रहा है। तो कुछ विषाणु रोग जो हमारे कांटेक्ट से जाते हैं, जैसे यदि हम उनको एक जो विषाणु युक्त पौधा है उसको छुएंगे तो हम कुछ विषाणु हमारे हाथों से भी एक पौधे से दूसरे पौधे में चले जाते हैं। लेकिन कुछ विषाणु जो हैं वो जैसे आपके एफिड्स हैं, कीड़ों द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में जाते हैं, जो आमतौर पे पौधों में लगते हैं। तो जैसे उसमें कुछ तेला जो आमतौर से कीड़ा लगता है, तो वो एफिड्स की कई स्पीसीज़ हैं, जैसे माइजस पर्सिकी वगैरह, वो जो इसको विषाणु रोगों को एक बीमार पौधे से स्वस्थ पौधे में ले जाती हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि यदि आप कोई भी तेला के प्रकोप अपने खेती में आपको दिखाई दे रहा है तो आप आवश्यक है कि किसी कीटनाशक दवा का प्रयोग करें, ताकि यदि हम उन कीड़ों को नियंत्रित करेंगे तो तभी हम विषाणु रोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। और ये आवश्यक है कि आप समय रहते अपने खेत का अच्छे से निरीक्षण करते रहें। तो यदि विषाणु रोगों को एक दो पौधे में जब है तभी आप उसको उखाड़ दें या नष्ट कर दें तो वो आगे फैलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जी, तो अगर जैसे हमने बात की अभी लहसुन और अदरक में रोग और उसकी रोकथाम, तो ऐसे किसान क्या कर सकते हैं पहले ही जिससे रोग लगे ही ना?
तो जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया कि रोग कहाँ से है, ये आवश्यक जानना है कि रोग आता कहाँ से है। तो रोग या तो बीज द्वारा आएगा या फिर मिट्टी द्वारा आएगा, जो हम ये कंद वाली फसलों की बात करें। और तीसरा हवा द्वारा, वो तब है कि जब यदि आपके आसपास किसी खेत में बीमारी आ गई है तो वहाँ से वो आएगा। तो लेकिन जब हम नई फसल लगाते हैं तो या तो वो बीज द्वारा आएगा या मिट्टी में पहले से ही उसका संक्रमण, मतलब उसके बीज मौजूद रहेंगे, तभी बीमारी आने की संभावना रहती है। तो यदि आप बीज अच्छी किस्म का और स्वस्थ लेते हैं तो आपका, और बीज का उपचार करके लगा रहे हैं, तो आप बीमारी की संभावनाओं को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं कम से कम। तो आपके बीमारी आने की संभावना खेत में नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ यदि मिट्टी में बीमारी है तो उसके लिए भी आप बीज उपचार करके हम बीज लगाते हैं, तो हमारा जो पौधा या जो फसल है वो हमारी स्वस्थ रहेगी। जी मैम, आपने यहाँ आने के लिए समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अब आपसे फिर अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।